Good morning, everyone. So, today I'm going to engage one session, and today we'll be focusing on the softwares usually used in research. So, for next 90 minutes or so, we'll be having just this brief discussion, and if time permits, I will definitely try to demonstrate you a few softwares which could be used while conducting research. हम सब लोग academicians हैं और रिसर्च हम लोग करते रहते हैं और आज की डेट में सॉफ्टवेयर से ही आपके रिसर्च से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करना एक्सपेक्टेड होता है मैन्युअली आजकल किसी भी हाई क्वालिटी जर्नल में आर्टिकल्स वगैरह मैन्युअली कर आप कैलकुलेशंस करते हैं कुछ तो वो जनरली एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर है वैसे टॉपिक बहुत कॉम्प्रहेंसिव है पर कुछ सॉफ्टवेयर से मैं आपको अवगत करा देता हूँ और कुछ सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेंगे एक बार तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का सेशन देखिए रिसर्च करते वक्त मेरे ख्याल से तीन चीज़ें आती है एक है इंसाइट्स इंसाइट्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बोलिए आप रिसर्च से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेके दूसरा है डायरेक्शन यानी दिशा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को रादर प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा कलेक्ट करने के बाद बहुत बार एनालिसिस में तकलीफ होती है या इन जनरल टॉपिक सिलेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आते हुए देखा गया है तो हम लोग सब मेहनत बहुत करते हैं पर अगर वो मेहनत को थोड़ा सा दिशा यानी डायरेक्शन मिल जाए तो वो मेहनत जो है वो थोड़ी मीनिंगफुल हो जाती है तो मैंने देखा है बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को कि डायरेक्शन लेस होते हैं और करना चाहते हैं एंथुसियाज्म बहुत होता है पर थोड़ा मुझे लगता है डायरेक्शन की जरूरत होती है और तीसरा होता है स्किल्स तो ये तीनों में से आज का जो मेरा सेशन है इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ ये तीसरी चीज पे स्किल्स पे तो ऑब्वियसली मेरे इसके भी वर्कशॉप्स होते हैं इसके भी सेशंस लेता हूँ मैं और आज मुझे जो टास्क दिया गया है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की स्किल्स है ना ऑब्वियसली आपको कुछ सॉफ्टवेयर हैंडलिंग इज कंसिडर्ड एज स्किल एंड रिसर्च इज इटसेल्फ ए स्किल यू कैन से रिसर्च स्किल ही उसको कहा जाता है तो मैं आज फोकस करूंगा सॉफ्टवेयर हैंडलिंग स्किल्स पे और कौन से सॉफ्टवेयर से ऑब्वियसली ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे देखिए रिसर्च करते वक्त दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है टूल्स एंड टेक्निक्स तो टूल्स का मतलब ही सॉफ्टवेयर होता है और टेक्निक का मतलब होता है मेथड्स तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर परफॉर्म कर रहे हैं आप टी टेस्ट कर रहे हैं या एनोवा कर रहे हैं मैनोवा कर रहे हैं कोरिलेशन रिग्रेशन ऐसे कुछ आप कर रहे हैं तो इनको हम टेक्निक्स कहते हैं और आप अगर वन वे एनोवा परफॉर्म कर रहे हैं तो वन वे एनोवा परफॉर्म करते वक्त आपको कोई सॉफ्टवेयर लगेगा ना विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी परफॉर्मिंग सम हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो उनको हम टूल कहते हैं सो टूल्स आर बेसिकली द सॉफ्टवेयर विच कुड बी यूज while conducting a research study तो ऑब्वियसली मेरा आज का फोकस टेक्निक्स पे नहीं है मैं आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ और डेफिनेटली सॉफ्टवेयर जो है स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कुछ सॉफ्टवेयर से कैसे परफॉर्म करते हैं वो डेफिनेटली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन है मेरे आज के सेशन की ये 5 इश्यूज कवर करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च एक रिसर्च करते वक्त रिसर्च स्कॉलर्स को कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं एक बार वो समझ में आ गया तो फिर सॉफ्टवेयर का कन्फ्रंटेशन कौन से स्टेजेस पे होगा हमारा वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी तो मैं शुरू में आपको कुछ फंक्शनल एरियाज ऑफ रिसर्च समझा दूंगा उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात करेंगे हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी परफॉर्म करनी होती है तो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में सॉफ्टवेयर यूज करने का कोई स्कोप है क्या अगर है तो ऐसे कौन से इश्यूज है जहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं वो थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा डेमोस्ट्रेट भी मैं करा के दिखा दूंगा आपको उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन्फरेंशियल एनालिसिस के बारे में शायद सुना होगा रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में तो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स है
और ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, ये थोड़ा-सा मैं एक छोटा डेमोंस्ट्रेशन आपको दे दूँगा। उसके बाद आपको भी मालूम है रेफरेंसेस और साइटेशंस आज के डेट में मैन्युअली तैयार करना अपेक्षित नहीं है। यू आर सपोज्ड टू यूज़ सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स जिससे आप आपके साइटेशंस हो या रेफरेंसेस हो या सोर्स लाइन्स हो या फुटनोट हो या फिर एंड नोट हो, ये सब जनरेट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और वो सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो मैं किसी एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन भी दे दूंगा। और उसके बाद रिसर्च आर्टिकल्स तैयार करते वक्त कोई सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं क्या, वो भी देखेंगे। तो आपको मालूम है कि रिसर्च आर्टिकल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं, इम्पिरिकल आर्टिकल्स और रिव्यू आर्टिकल्स। तो इम्पिरिकल में ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग होता ही है, पर रिव्यू आर्टिकल्स तैयार करते वक्त कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि रिव्यू पेपर के टाइप्स 5 प्रकार होते हैं रिव्यू पेपर के, और कौन से पेपर में कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आज के सेशन में ब्रीफ अप कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव सा है, लेट अस सी कहाँ तक पहुंच पाते हैं, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू जस्टिस विद द टॉपिक विच इज बीइंग अलॉटेड टू मी। तो सेक्शन 1 में हम लोग जा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च करते वक्त कौन से फंक्शनल एरियाज होते हैं, कौन से टास्क रिसर्च स्कॉलर्स को परफॉर्म करने होते हैं, और वो टास्क परफॉर्म करते वक्त सॉफ्टवेयर का यूसेज कौन से स्टेजेस पे किया जा सकता है, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं तो एज ए रिसर्च स्कॉलर या एज ए एकेडमिशियन हम 4 प्रकार के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। ओके, उसमें अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप जो पहला डॉक्यूमेंट तैयार करते हो रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको रिसर्च सिनॉप्सिस कहा जाता है, या फिर आप आईसीएसएसआर या फिर यूजीसी, एआईसीटी और बाकी कुछ फंडिंग एजेंसीज हैं, वहां पे आप अप्लाई कर रहे हो मेजर या फिर माइनर प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोगों को प्रपोजल तैयार करना होता है। तो शायद ये पहला डॉक्यूमेंट है कि जो एज ए रिसर्च स्कॉलर हमको तैयार करना होता है, खास करके पीएचडी के सेंस में सिनॉप्सिस, और फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के सेंस में हम लोगों को प्रपोजल तैयार करना होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं यूजुअली और फ्रिक्वेंटली, मोस्ट ऑफन, वो होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स या फिर जिसको हम रिसर्च पेपर्स कहते हैं। तीसरा, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो हम लोगों को थेसिस तैयार करना होता है, रिसर्च थेसिस या डिसर्टेशन हम लोग जिसको कहते हैं, या फिर रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। और चौथा डॉक्यूमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं वो होती है समरी। रिसर्च थेसिस की ही एक सेपरेट डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो होती है समरी। तो जनरली हम लोगों को ये 4 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में। अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि रिसर्च करते वक्त डेफिनेटली ऐसे कौन से सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा-सा इनसाइट्स होना अपेक्षित है। तो वो मैं थोड़ा-सा एरियाज़ बता देता हूँ कि एक रिसर्च करते वक़्त लगभग 4 डिसिप्लिन्स का हम लोगों को नॉलेज होना अपेक्षित होता है। तो इसमें पहला जो पार्ट है, वो है ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजी। कोई भी रिसर्च हम लोगों को जब करना है, तो हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना अपेक्षित है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में थोड़ा-सा थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ जानबूझ के। हम लोग सॉफ्टवेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पर मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लग रहा है कि ये 4 एस्पेक्ट्स होते हैं रिसर्च के, और ये चारों एस्पेक्ट्स में सॉफ्टवेयर्स जो है और उनकी एप्लीकेशंस ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। तो जब तक हमको डोमेन नहीं पता चलेंगे रिसर्च के, तब तक सॉफ्टवेयर की चर्चा जो है वो ऑर्गेनाइज सेंस में या स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगा। और जैसे मैं कल ही आपको बता रहा था कि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो मैंने आज का कॉन्फ़िगरेशन जो किया है आज के टॉपिक का, वो इसी सेंस में कि 4 डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स का रिसर्च स्कॉलर्स को नॉलेज होना चाहिए जब कोई एक रिसर्च एक्टिविटी करते हैं। एक सिंपल सा रिसर्च पेपर भी आपको लिखना है 20-22 पेजेस का, तो भी हम लोगों को लगभग 4 से 5 डिसिप्लिन्स का नॉलेज होना अपेक्षित होता है। उसमें पहला जो है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऑब्वियसली रिसर्च करते वक्त रिसर्च मेथोडोलॉजी मालूम होना जरूरी है। और जहाँ तक मेरी डेफिनेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ये कुछ सिक्वेंशियल स्टेजेस है जो हम लोग फॉलो करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी।
हमारी रिसर्च की जर्नी जनरली शुरू होती है टॉपिक सिलेक्शन से। टॉपिक एक बार सिलेक्ट हो गया तो फिर हम लोग टाइटल फिक्सेशन पे जाते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद आरक्यूज यानी रिसर्च क्वेश्चंस, फिर सेटिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। उसके तुरंत बाद हम रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी, उसके बाद क्वेश्चनर डिजाइनिंग या फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, सर्वे अगर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे। और अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन प्लान कर रहे हो तो आप लेबोरेटरी या फिर फील्ड पे कहाँ ये एग्जीक्यूट करने वाले हो, उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होती है हमारी एक्सपेरिमेंटेशन की, वो हम लोग करते हैं। और उसके तुरंत बाद फिर आता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी। सर्वे करते वक्त क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त हम लोग वैलिडेशन करते हैं, ये आपको भी मालूम है। उसके बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के बाद हम लोग सैम्पलिंग से रिलेटेड इश्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स। अभी ये जनरल प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करते हैं जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होता है टॉपिक सिलेक्शन पे और खत्म होता है डेटा कलेक्शन पे। और ये दो एक्सट्रीम स्टेप्स के बीच में, दिस इज स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 8, ये दो एक्सट्रीम के बीच में जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, इन पूरे स्टेप्स को जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं हमारे रिसर्च स्टडी का। और बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हम कुछ डब्ल्यू और एच, डब्ल्यू एच आपने शायद सुना होगा, डब्ल्यू और एच के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग पहला डब्ल्यू जो है वो व्हाट एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम एग्जैक्टली exactly क्या रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरा वाई, हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है इसी टॉपिक पे हम रिसर्च करना क्यों चाहते हैं। और तीसरा है हाउ, कि आपने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है उस टॉपिक पे आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो इसको हम कहते हैं बेसिक फ्रेमवर्क। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने लेने हैं आपके रिसर्च स्टडी को लेके, तो ऑब्वियसली जो फील्ड इसके लिए डेडिकेट की गई है उसी को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। और इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क बनाने में ज्यादा फोकस होता है, तो ऑब्वियसली ये कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आवर रिसर्च स्टडीज इसको कह सकते हैं, आइडिया जनरेशन से लेके एग्जीक्यूशन का प्लानिंग, यहाँ तक आके आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रुक जाता है। और जैसे ये कंसेप्चुअलाइजेशन है तो इसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, पर कुछ सोर्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस वगैरह, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आर्ट स्टेजेस में सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ हो सकता है। तो टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है। टाइटल कैसे फिक्स करते हैं इसके लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने के लिए या फिर आपके रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। रिसर्च डिजाइन के लिए भी अभी तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है। अभी हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो हाँ, इसके लिए सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलूंगा मैं, पर हाँ डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटर्स और आईसीटी की एप्लीकेशंस यूज होती हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। लिटरेचर रिव्यू यानी आईसीटी के सेंस में लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करते वक्त हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है, इजी रिसोर्सेस, विद द हेल्प ऑफ विच वी कुड कंडक्ट रिसर्च। बाद में क्वेश्चनर डिजाइन करने के लिए हाँ सॉफ्टवेयर्स आते हैं आज की डेट में। सॉफ्टवेयर से मैं वही इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज बोलूंगा, सॉफ्टवेयर तो नहीं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर आते हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए। उसके बाद रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए हाँ सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ये मैं बता भी दूंगा और एक थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको रिलायबिलिटी टेस्टिंग। उसके बाद सैम्पलिंग से रिलेटेड डिसीजंस जो है वो मैं क्विकली बता देता हूँ। सैंपल डिजाइन हम लोग प्लान करते हैं रिसर्च करते वक्त, और सैंपल डिजाइन करते वक्त चार इश्यूज आते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है, दूसरा आपका सैंपल यूनिट क्या है, तीसरा आपका सैंपल साइज क्या है,
जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और फोर्थ है आपका सैंपल प्रोसीजर या सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अभी आप देखेंगे सैंपल डिजाइन में यहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ हो सकता है। तो टारगेट पॉपुलेशन यानी आप किसका सर्वे करना चाहते हो या फिर किसके एक्सपेरिमेंटेशन आप करना चाहते हो। एनिमल्स, प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, जिनको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसके लिए तो सॉफ्टवेयर यूज नहीं होंगे डेफिनेटली। बाद में सैंपल यूनिट, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं होता है। सैंपल साइज यानी हम कितने लोगों का सर्वे करने वाले हैं या कितने लोगों का एक्सपेरिमेंटेशन या डिसेक्शन करने वाले हैं आप। सो क्लिनिकल ट्रायल्स हो या फिर आपके आरसीटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो करने के लिए हम लोगों को एक नंबर लगता है कि कितने सैंपल्स का आप स्टडी करने वाले हो। तो हाँ, ये एक एरिया है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। एक 3 से 4 सॉफ्टवेयर मुझे मालूम है और उसमें से किसी एक सॉफ्टवेयर का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ अभी। तो सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन में सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और सैम्पलिंग टेक्निक जैसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं होता है। हाँ, इसमें एक है जैसे आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नाम की एक मेथड है, और जिसमें आप रैंडम नंबर टेबल्स अगर आप यूज कर रहे हो, ये मेथड अगर यूज कर रहे हो रैंडम नंबर टेबल मेथड, जिसको टिपेट्स टेबल भी कहते हैं, आपने शायद सुना होगा टिपेट्स टेबल। तो ये टेबल जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। रैंडम नंबर टेबल जो है, ये जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अगर टाइम रहा तो मैं और आपकी यानी आपको ये लग रहा होगा कि आपके ये काम का है, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको बता दूंगा। पर ये अगर आपका काम का नहीं होगा तो फोकस करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे जो सबके लिए शायद थोड़ा सा उपयोग में आ जाएंगे। तो सैंपल डिजाइन के सेंस में मैंने आपको बताया कि सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक में सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोगों को जो रैंडम नंबर टेबल जनरेट करना होता है, उसके लिए कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। अ, उसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है आज की डेट में, जहाँ और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और वहां से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। तो आप देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेचर रिव्यू करते वक्त सॉफ्टवेयर का भी और इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का उपयोग होता है। क्वेश्चनर डिजाइन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग में तो सॉफ्टवेयर ही लगते हैं, ये तो मैन्युअली होता ही नहीं है, इसमें तो सॉफ्टवेयर ही लगते हैं। सैम्पलिंग के सेंस में सैंपल साइज कैलकुलेशन और रैंडम नंबर जनरेशन के लिए, रैंडम नंबर टेबल जनरेशन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। और डेटा कलेक्शन के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। तो ये हो गया आरएम का पार्ट। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक सिंपल सी रिसर्च एक्टिविटी या कोई एक रिसर्च डॉक्यूमेंट हमको तैयार करना है। सपोज एक रिसर्च आर्टिकल भी तैयार करना है आपको 20-22 पेजेस का। तो सबसे पहले हमको नॉलेज लगता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और जो मैंने एक लाइन डेफिनेशन आपको बताई, रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होती है टॉपिक सिलेक्शन से और खत्म होती है डेटा कलेक्शन में। और इसमें कौन से सॉफ्टवेयर कौन से स्टेजेस में यूज हो सकते हैं, वो अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा है। दूसरा एक जो इनपुट रिसर्च स्कॉलर को लगता है, वो है स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च करते वक्त हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और आपको भी मालूम है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका टॉपिक सिलेक्शन से शुरू होता है और डेटा कलेक्शन पे खत्म हो जाता है। आपके पास एक बार डेटा आ गया, तो ये डेटा को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है रिजल्ट्स में। और यहाँ पे हम लोगों को लगती है टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो रिसर्च करते वक्त हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के लिए दो सेट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जिसका एनालिसिस हम लोगों को करना होता है। और दूसरे होते हैं हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसका हम लोगों को टेस्टिंग करना होता है। अभी टूल्स और टेक्निक्स में फर्क क्या है। टेक्निक बात करता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बना के रखे हैं, इनमें आप
कौन से स्टैटिस्टिकल मेजर्स का कंप्यूटेशन करोगे। जैसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके पास वेरिएबल्स है v1 v2 v3 लाइकवाइज अप टू vn, इतने सारे वेरिएबल्स आपके पास हैं। ये वेरिएबल्स का ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या ये वेरिएबल्स का मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, वैरिएंस निकालना है, कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ये आपको डिसीजन लेना है ना ऑब्जेक्टिव्स को रेफर करते हुए। एनालिसिस यानी क्या, हम लोगों को यही मेजर्स कंप्यूट करने हैं। और हाइपोथेसिस को लेके आपका एक मेजर सवाल ये है कि मेरे पास जो 6 हाइपोथेसिस बना के रखे हैं, इसको मैं कौन सी हाइपोथेसिस की टेस्ट लगाऊं। ये जो नॉलेज है, ये रिसर्च स्कॉलर को होना जरूरी लगता है। और इसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। यानी क्या, रिसर्च करते वक्त एक रिसर्च स्कॉलर को आरएम का अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करते वक्त ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में से आपको वेरिएबल्स डिड्यूस करने हैं। तो वो वेरिएबल्स को आप कौन से मेजर्स कंप्यूट करने वाले हैं और हाइपोथेसिस को कौन सी टेस्ट लगाने वाले हैं, ये जानने के लिए हम लोगों को एज ए रिसर्च स्कॉलर टेक्निक्स का नॉलेज होना जरूरी है। और उसके बाद आते हैं टूल्स। और टूल्स का मतलब ही है सॉफ्टवेयर। और यही एक तीसरा डोमेन है जो रिसर्च स्कॉलर्स को लगता है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, कि खास करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल मेजर्स, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वगैरह, ये कंप्यूटेशन के लिए हमको लगते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो वो कौन सा है मैं बात कर ही रहा हूँ 1-2 मिनट में। उसके बाद एज ए रिसर्च स्कॉलर हम लोगों को एक तीसरा डिसिप्लिन है जिसका नॉलेज होना अपेक्षित है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक राइटिंग का डिसिप्लिन। और साइंटिफिक राइटिंग में 3 चीजें आती हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग यानी ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर राइटिंग के रूल्स और कन्वेंशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स होते हैं। उसके साथ साथ रेफरेंस मैनेजमेंट, कि आपको साइटेशन जनरेट करने हैं, रेफरेंसेस की लिस्ट तैयार करनी है, कभी कभी बिब्लियोग्राफी आपके थीसिस में जाती है, आपको सोर्स नोट्स, एंड नोट्स, फुट नोट्स, ये सब जनरेट करने हैं। तो इसका भी नॉलेज हम लोगों को होना अपेक्षित है। और उसके साथ साथ फॉर्मेटिंग यानी पेज सेटअप जिसको हम कहते हैं, तो जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसर के बारे में तो मालूम ही है। एमएस वर्ड बोल रहा हूँ मैं, वर्ड प्रोसेसर ये सबको आता ही है आज की डेट में, इसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं है। पर रिसर्च करते वक्त वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के पर्पस के लिए, और आपको आज मालूम होगा कि लैटेक्स भी यूज होता है फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप के लिए। तो यानी क्या, साइंटिफिक राइटिंग ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हम लोगों को रूल्स, कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड्स बताता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है या करना है, उसको तैयार करने के रूल्स क्या है, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, रेफरेंस मैनेजमेंट और फॉर्मेटिंग। तो आप देखेंगे ये तीनों में हम लोगों को सॉफ्टवेयर का उपयोग कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, और फॉर्मेटिंग और सेटअप के लिए भी हम लोगों को सॉफ्टवेयर्स या फिर प्रोसेसर्स लगेंगे। तो ये भी एक ऐसा डोमेन है रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ पे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स है। वो कौन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर एक फोर्थ एरिया है जो रिसर्च स्कॉलर को जिसका अंडरस्टैंडिंग होना अपेक्षित है। यानी आपको अभी शायद एक अंडरस्टैंडिंग तो आ रही होगी कि एक सिंपल सा 20 पेजेस का रिसर्च पेपर भी लिखना है तो कितना सारा नॉलेज लगता है। आपको आरएम मालूम होनी चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर से कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद साइंटिफिक राइटिंग, और उसके बाद फिर पब्लिकेशन को लेके आप जर्नल का सिलेक्शन, आपको भी मालूम होगा इसमें जर्नल कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए भी डेडिकेटेड आपके सॉफ्टवेयर है जिसको जर्नल फाइंडर्स कहते हैं। मुझे मालूम नहीं आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं, पर जर्नल फाइंडर्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ इच, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल होते हैं। और ये यूज करके हम लोग जर्नल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जर्नल फाइंडर में जाने से पहले आपके पास आपका टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए। आपके पास टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट ये अगर तैयार है तो जर्नल फाइंडर में जाके हम लोग जर्नल का अप्रोप्रिएट सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नल फाइंडर्स है ये हम लोगों को मैच देता है, मैच का एक परसेंट देता है कि आपके लिए बेहतर जर्नल कौन सा रहेगा। आपका टॉपिक और एब्स्ट्रैक्ट की इनपुट लेके ये सॉफ्टवेयर पूरा स्कैनिंग करता है डेटाबेस में कि सबसे बेहतरीन जर्नल आपके आर्टिकल के लिए कौन सा है और मैच कितना बन रहा है।
तो ये कुछ जर्नल फाइंडर्स होते हैं, जैसे आपने शायद एल्सवेयर के बारे में सुना होगा। तो एल्सवेयर का भी अपना जर्नल फाइंडर है। जितने भी ये रिपॉजिटरीज या फिर जर्नल्स होते हैं, इनके सबके अपने जर्नल फाइंडर्स होते हैं। तो ये भी एक एरिया है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है आरसीटी के सेंस में। और उसके साथ साथ फिर रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स, जिसको आरपीई कहा जाता है, और आरपी के सेंस में भी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे आपको मालूम है कि आरपी की सेंस में प्लेगैरिज्म एक ऐसा इशू है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। एक 4 से 5 सॉफ्टवेयर में आपको बताने वाला हूँ, और टाइम मिला तो देखते हैं इसके डेमोन्स्ट्रेशन का। पर प्लेगैरिज्म चेकर्स आते हैं, आपको भी मालूम होगा ये। प्लेगैरिज्म चेकर्स आते हैं, और प्लेगैरिज्म चेकर में हमारा डॉक्यूमेंट फीड करके हम उसको रन करते हैं, और एक रिपोर्ट जनरेट होता है प्लेगैरिज्म का रिपोर्ट। और उसमें एसआई देखा जाता है। एसआई का लॉन्ग फॉर्म है सिमिलैरिटी इंडेक्स। और ऐसा कहते हैं कि आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स शुड बी लेस देन 10%, यूजीसी के जो नियम है उसके हिसाब से। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो रिसर्च आर्टिकल तैयार किया हुआ है उसका एसआई कितना आ रहा है? तो वो एसआई कैलकुलेट करने का काम वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर्स करते हैं, वो कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर कॉपीराइट, पेटेंटिंग, ये कुछ इश्यूज हैं आपके रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स के। तो ये एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि रिसर्च करते वक्त हम लोगों को 4 डिसिप्लिन का नॉलेज लगता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तीसरा है आपका साइंटिफिक राइटिंग, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और फॉर्मेट्स या हैंडबुक्स, मैनुअल्स आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के। और चौथा है आपका आरपी से रिलेटेड या फिर रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स, जो मैं बात कर रहा था, और पब्लिकेशन को लेके और जर्नल फाइंडर्स वगैरह। तो अभी हम लोग एक एक करके, अभी आपको अंदाजा आ गया है कि आरएम से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये पहला एस्पेक्ट है रिसर्च करने का। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक सिलेक्शन से ये जर्नी शुरू होती है। टाइटल फिक्सेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेटिंग, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन आरडी, और उसके बाद आता है फिर लिटरेचर रिव्यू। तो इन पर्टिकुलर स्टेजेस में सॉफ्टवेयर का यूसेज नहीं होता है। तो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूसेज होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में हम लोग जनरली ई सोर्सेस यूज करते हैं। तो मैं इसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि लिटरेचर रिव्यू यानी क्या। एक 2 लाइन में मैं, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, पर एब्रप्टली सॉफ्टवेयर में जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। लिटरेचर रिव्यू यानी क्या? लिटरेचर का मतलब है पब्लिश्ड मटेरियल ऑन योर टॉपिक। पब्लिश्ड मटेरियल ऑन अ चोजन टॉपिक। और रिव्यू का मतलब है टेकिंग ए ग्लांस ओवर इट, या ओवरव्यू करना उसको, ग्लांस ओवर द लिटरेचर। सो सिंपल सी बात है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि हम जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक को लेके प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर्स ने क्या रिसर्च किया है, उसको कितनी हद तक एक्सप्लोर किया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट हम ये लिटरेचर, एक्चुअली इसमें 3 4 स्टेजेस आती है। एलआर जब परफॉर्म करते हैं लिटरेचर रिव्यू एक्टिविटी, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को लिटरेचर सर्च करना होता है। दूसरा, ये सर्च करने के बाद जो रेलिवेंट लिटरेचर है उसको हम डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी समरी तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर हम रेफरेंसेस और साइटेशंस जनरेट करते हैं। उल्टा हो गया एक्चुअली, साइटेशंस एंड रेफरेंसेस जनरेट करते हैं। तो आप देखेंगे लिटरेचर रिव्यू में हम लोगों को सॉफ्टवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस में कहाँ पे स्कोप है, तो यहाँ पे सर्च करते वक्त हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग करते हैं आज की डेट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्च और रेफरेंसेस साइटेशन में यहाँ पे हम लोगों को सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है।
तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ सर्च पार्ट पे। जो आईसीटी का एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च में, उसमें पहला मुद्दा जो मैं अभी टैकल कर रहा हूँ वो है लिटरेचर रिव्यू करते वक्त हमारे टॉपिक से मिलते जुलते जो रिसर्च स्टडीज हुई है उनको सर्च कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें सोर्सेस ऑफ लिटरेचर दो प्रकार के होते हैं। एक है सर्च इंजिन्स या जिसको हम पोर्टल्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ और डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा देता हूँ। सर्च इंजिन्स, कुछ डेडिकेटेड सर्च इंजिन्स है आपके लिटरेचर के सोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो इसका भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ अभी। तो पहले समझ लेते हैं सर्च इंजिन कौन से हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस कौन से हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहला सर्च इंजन जो हम लोग एज ए रिसर्च स्कॉलर यूज करते हैं वो डेडिकेटेड सर्च इंजन है गूगल स्कॉलर, जो आपने शायद सुना होगा और यूज भी किया होगा। नो डाउट बहुत ही पॉपुलर और कॉमनली यूज टूल है। और आपको भी मालूम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये सर्च इंजन है बेसिकली। उसके साथ साथ एक माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एकेडमिक नाम से आपने सुना होगा, जो गूगल का ही कॉम्पिटिटर है। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक एकेडमिक माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक जो गूगल स्कॉलर का ही कॉम्पिटिटर है। तो ये भी एक अच्छा सर्च इंजन है। मुझे बहुत बार ये काम के कुछ पेपर्स एकेडमिक में भी मिल जाते हैं जो शायद गूगल के डेटाबेस में नहीं है। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होता है इनका, पर कभी कभी यहाँ पे भी कुछ काम के पेपर्स मिल जाते हैं। तो पहले मैं सर्च इंजन को लेके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस की। तो मैं फिलहाल आपको दो में से कोई एक, जैसे गूगल स्कॉलर का मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। देखिए गूगल स्कॉलर आप यूज कर ही रहे हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसमें एडवांस फंक्शंस बता रहा हूँ गूगल स्कॉलर के, जिसको कहते हैं एडवांस सर्च ऑप्शंस। ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं मालूम होता है, इसलिए मैं जस्ट थोड़ा सा आपको एडवांस सर्च ऑप्शंस इसको कहते हैं गूगल स्कॉलर में। तो मैं अभी गूगल स्कॉलर में जा रहा हूँ और आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। एक मिनट में थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, ये विंडो एक्टिवेट नहीं हो रही है। ओके, प्लीज थोड़ा कंफर्म करेंगे आप, आपको मेरी गूगल स्कॉलर वाली विंडो दिख रही है अभी? यस 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 सर। ओके। मैंने सिर्फ गूगल में गूगल स्कॉलर टाइप किया है और मैं अभी गूगल स्कॉलर के होम पेज पे हूँ। और यहाँ हम लोगों को ना एक्चुअली कीवर्ड्स फीड करने होते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसमें से हम लोगों को कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो मैं फिलहाल थियरी नहीं जा रहा हूँ। मैंने मेरे ही एक रिसर्च पेपर का काम अभी चल रहा है ये मोमेंट पे, तो उसके कीवर्ड्स मुझे याद है। तो वो मैं जस्ट आपको फीड करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए मैं थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ। थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे। गूगल स्कॉलर के पास कितने आर्टिकल्स हैं? तो आप देखेंगे जैसे मैंने ये टाइप किया यहाँ पे सर्च विंडो में थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, तो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं लगभग 12,70,000 रिजल्ट्स आए हैं। यानी क्या, जिस थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं थ्योरी टेस्टिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, तो जिस थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ उस थ्योरी पे 12,70,000 आर्टिकल्स हैं। ओके, तो ये तो मेरा एक कीवर्ड है ना, मैं तो तीन चार कीवर्ड्स के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी कीवर्ड्स इसके साथ चाहिए, सो दैट मेरे जो सर्च है और ज्यादा रिलीवेंट हो जाए। इसके लिए ना जनरली हम लोग बुलियन कमांड्स का उपयोग करते हैं। अभी बुलियन कमांड में मैं आपको बुलियन से पहले डबल कोट का एक कमांड आता है वो समझा देता हूँ।
तो जैसे मैंने सिंपली थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर यहाँ पे टाइप किया था, तो आप देख रहे हैं इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको ऐसा न करते हुए इसको अगर हम लोग डबल कोट में डाल देते हैं और सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स रिड्यूस हुए हैं। 12,70,000 से मैं सीधा 1,05,000 पे आया हूं। अभी दोनों में फर्क क्या है? पहला जो था ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, जैसे अगर हम लोग सिंपली ऐसा टाइप कर रहे हैं बिना डबल कोट के, तो गूगल स्कॉलर क्या करेगा, उसके डेटाबेस में जहां जहां उसको थ्योरी या शब्द दिखेगा, जहां जहां ऑफ दिखेगा, जहां जहां प्लांट दिखेगा और जहां जहां बिहेवियर दिखेगा, वो सब पेपर्स मुझे वो दे देगा। पर मुझे ये वर्ड सेपरेटली सर्च नहीं करना है। मुझे तो इसको एज ए फ्रेज इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में, इसी तरीके से ये शब्द जिस आर्टिकल के टाइटल में आ रहे हैं वही पेपर्स मुझे चाहिए। तो अगर आपका ये उद्देश्य है कि जो आप टाइप कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच आपको गूगल स्कॉलर निकाल के दे, तो उसके लिए जनरली हम लोग जो कीवर्ड्स है उसको, कीवर्ड को सेपरेट वर्ड्स ना रखते हुए फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए डबल कोट यूज करते हैं। तो ये डबल कोट का मैंने एक फंक्शन बता दिया जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। दूसरा एक मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें अगर आपको कुछ सर्चिंग करनी है, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये इसको हम कहते हैं एडवांस सर्च के ऑप्शंस। ओके, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये एनी टाइम का होता है, पर मुझे इसके ऊपर सिर्फ पिछले 5 साल में कितने पेपर्स हैं वो देखना है। पिछले 5 साल में कितने आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पब्लिश हुए हैं, ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कस्टम रेंज दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ मुझे वो पूछ रहा है गूगल स्कॉलर कि आपको कौन से साल से कौन से साल तक के आर्टिकल्स चाहिए। तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ कि मुझे पिछले 5 साल यानी 2016 से लेके 2021 तक के आर्टिकल्स चाहिए, और फिर अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये नंबर जो है रिजल्ट्स का ये रिड्यूस हुआ है। पहले ये 1,05,000 आर्टिकल्स थे, अभी सिर्फ 25,000 बचे हैं। गॉट इट? तो ये एक टाइम का एडवांस फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से। अभी मैं बात कर रहा हूँ बुलियन कमांड्स की, आप थोड़ा सा नोट भी कर लेंगे। ये सर्चिंग करते वक्त हम बुलियन कमांड्स अगर यूज करते हैं तो हमारा सर्च जो है ये और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। बुलियन कमांड में जो बहुत ज्यादा कमांड्स यूज होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है एंड फंक्शन, दूसरा और फंक्शन, और तीसरा होता है नॉट फंक्शन। पर इसमें से भी जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है एंड फंक्शन और फंक्शन। अभी ये क्या है इसका मैं छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूं। ये कब यूज करेंगे, बुलियन कमांड तब यूज करते हैं जब आपके पास एक से ज्यादा, मोर देन वन कीवर्ड्स अगर है, और होने ही चाहिए, कम से कम 3 कीवर्ड का सर्चिंग करना चाहिए। आपके पास एक से ज्यादा कीवर्ड्स अगर हैं तो हम बुलियन कमांड यूज करते हैं लिटरेचर सर्चिंग के लिए। तो अभी जैसे मेरा एक जो कीवर्ड है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है, और ये थ्योरी मैं एक कॉन्टेक्स्ट के साथ ढूंढ रहा हूं, और वो है ऑनलाइन रिटेलिंग का। मेरा दूसरा कीवर्ड है कि ऑनलाइन रिटेलिंग इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर से रिलेटेड पेपर्स मैं ढूंढना चाहता हूं। तो ये मेरा दूसरा कीवर्ड है, दिस इज फर्स्ट कीवर्ड, और ये है मेरा दूसरा कीवर्ड। जब आपके पास ऐसे दो कोई कीवर्ड्स हैं जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, गेटिंग मी, तो उस वक्त ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट दो कीवर्ड्स है, तो इस वक्त हम एंड बुलियन कमांड यूज करते हैं। तो मैंने एंड कैपिटल में टाइप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ मैं अभी फिर से डबल कोट में ऑनलाइन रिटेलिंग ये टाइप कर रहा हूं, और अभी मैं सर्च करता हूं कितने पेपर्स आ रहे हैं। प्रीवियस रिजल्ट है 25,000। अभी मैं चेक करता हूं, जब मैं और एक कीवर्ड ऐड कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं सर्चिंग का।
चेक करते हैं कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए सिर्फ 645 रिजल्ट्स आए हैं, और जिस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ उस टॉपिक से बिल्कुल रिलीवेंट पेपर्स यहाँ पे सामने आ रहा है 645। गॉट इट। और इसमें आप देखेंगे कि ये कस्टम रेंज में मैं ढूंढ रहा हूं। अगर मैं चैट बॉक्स में शायद कुछ फ्लैश हो रहा है, ठीक है मैं देखता हूँ चैट बॉक्स एक 5 मिनट में। और इसमें अभी मैंने एंड फंक्शन तो बता दिया आपको कि एंड फंक्शन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स है। अभी और का मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं तीसरा एक बुलियन कमांड यूज कर रहा हूँ, दूसरा एक बुलियन कमांड यूज कर रहा हूँ और और तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिनोनिमस कीवर्ड्स है। गेटिंग मी? जैसे मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ढूंढ रहा हूँ ऑनलाइन रिटेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, पर ऑनलाइन रिटेलिंग को ई रिटेलिंग भी तो कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, या फिर इंटरनेट रिटेलिंग भी कहते हैं इसको। तो ये वर्ड एक ही है, ऑनलाइन रिटेलिंग और ई रिटेलिंग, पर ये डबल कोट देने के बाद हम लोगों को जहां जहां ये जैसे कि वैसा टाइटल में दिखेगा, सिर्फ ऐसे ही पेपर्स हम लोगों को गूगल स्कॉलर ढूंढ के दे रहा है। पर मुझे जो पेपर के टाइटल में ई डिटेलिंग ये शब्द आ रहा है वो भी पेपर्स मुझे चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसको और कमांड दे रहा हूँ। तो एक रूल कहीं पे लिख के रखेंगे, जब एंड फंक्शन यूज करते हैं तो हम लोगों के नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिड्यूस होते हैं। यानी पहले कीवर्ड और दूसरे कीवर्ड के बीच में अगर मैं एंड यूज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिड्यूस होते हैं। पर आप और कमांड जब यूज करेंगे तो देर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि हमारे नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ जाए, क्योंकि हम सिनोनिमस कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं तो नंबर ऑफ पेपर्स ज्यादा मिलेंगे, इसलिए ये रिजल्ट्स जो है ये भी बढ़ जाते हैं। चेक करते हैं एक बार कितने आ रही है, 645 है। अभी मैं और कमांड यूज करके देखता हूँ। हाँ ये बढ़ गए हैं, 839 पेपर्स आ चुके हैं अभी। ओके। अभी इसमें और कुछ एडवांस फंक्शंस मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको डबल कोट का उपयोग कैसे करते हैं वो समझा है लिटरेचर रिव्यू के सेंस में। मैंने आपको बुलियन कमांड समझाया एंड और कैसे यूज करते हैं और कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं। अभी मैं आपको कुछ एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस बता रहा हूँ गूगल स्कॉलर में। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमको सिंगल क्लिक करना है। ये 3 लाइंस, यहाँ पे मैं सिंगल लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे नीचे एडवांस सर्च लिख के आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे ये क्लीन करना होगा पूरा। ठीक है देखते हैं एडवांस सर्चिंग। अभी वहां पे मैंने जितने भी कीवर्ड्स दिए थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं, एज यू कैन सी। ये एंड फंक्शन, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ऑनलाइन रिटेलिंग, ई रिटेलिंग। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, हमने जो कीवर्ड दिए हैं ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है एनीवेयर इन द आर्टिकल। यानी आप जो कीवर्ड्स यहाँ पे फीड कर रहे हो ये गूगल स्कॉलर कहाँ ढूंढ रहा है, तो ये आर्टिकल इसके डेटाबेस में जो है वो पूरे आर्टिकल में जहां कहीं भी वो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको ढूंढ रहा है। पर बहुत बार हम लोगों को ये जो कीवर्ड्स है ये पेपर के टाइटल में ही चाहिए होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे कहीं पे भी नहीं चाहिए पेपर में, मुझे चाहिए टाइटल में ही, पेपर के टाइटल में ही। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इससे ना सर्च और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। सो लेट अस चेक नाउ। ये 839 रिजल्ट्स थे, अभी देखते हैं कितने आ रही है। ये बोल रहा है कि इसके डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, इतने ज्यादा मैंने स्पेसिफिकेशंस इसको दिए ना, तो वो कंफ्यूज हो गया है कि इतना सारा आप स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, तो इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन तो मेरे पास नहीं है। गेटिंग मी? मैं अगर इफ सपोज सिर्फ ऑनलाइन डिटेलिंग को लेके टाइटल वाले पेपर ढूंढ रहा हूँ तो शायद ये मुझे दे देगा। लेट अस चेक। अभी आप देख रहे हैं टाइटल में ही ऑनलाइन डिटेलिंग वाले जो पेपर्स है उसने मुझे दे दिए हैं, एज यू कैन सी 13,500 रिजल्ट है। तो इस तरीके से जनरली हम लोग ये सर्चिंग करते हैं गूगल स्कॉलर में। और बिल्कुल इसी तरीके का सर्चिंग आप माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में भी कर सकते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस बेटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल्टर, इसको फिल्टर्स कहते हैं एक्चुअली। यहाँ पे फिल्टर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इसको कहते हैं टाइम फिल्टर। पर माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक अगर आप देखेंगे
तो उसमें फिल्टर में ऑप्शंस होते हैं, आप सब्जेक्ट डिसिप्लिन वाइज सर्चिंग कर सकते हो। सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी यहाँ पे, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस वगैरह वगैरह, ऐसी लंबी लिस्ट आएगी। इसमें आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर्स भी लिखे होते हैं कि कितने हैं। मैं आपको एक वेब ऑफ साइंस का है, वो मेरे पास है, उसका लॉगिन वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। उसमें ही मैं फिर ये सब्जेक्ट फिल्टर्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के फिल्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक में यूज होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी गूगल स्कॉलर का आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है, इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट का नहीं दे रहा हूँ आपको, पर आप करके देखिएगा जरूर, मोर और लेस सेम ही है। एक और चीज गूगल स्कॉलर की मैं बता देता हूँ, जहां जहां ये पीडीएफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से ये पीडीएफ पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हो और इसके फिर साइटेशंस और रेफरेंसेस आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है? और फिलहाल मैं स्काई हब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, देखते क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो मैंने अभी जो समझाया आपको, लिटरेचर रिव्यू करते वक्त सर्च इंजन जो है लिटरेचर सर्च करने के लिए, गूगल स्कॉलर में एडवांस सर्चिंग ऑप्शंस और बुलियन कमांड्स कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं डेटाबेसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, जो ये वाला जो पार्ट है ये समझा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जो आपको सुन के मालूम होगा, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, विले, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, राउटलेज यानी टेलर एंड फ्रांसिस, उसके बाद एल्सवेयर, साइंस डायरेक्ट आपने सुना होगा, ये एल्सवेयर का ही वर्टिकल है, साइंस डायरेक्ट। उसके बाद जेगेट, एनलिस्ट, ये सब आपने सुना ही होगा, सेज पब्लिकेशंस, स्प्रिंजर, एम्ब्राल्ड, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, यानी डेटाबेसेस है ये। डेटाबेसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स है और वो जर्नल में बहुत सारे पेपर्स है, उसको हम जनरली डेटाबेसेस कहते हैं। तो सबसे अच्छा डेटाबेस स्कोपस का माना जाता है, आपको भी मालूम होगा, और उसके बाद फिर वेब ऑफ साइंस का नाम आता है, और बाकी फिर साइंस डायरेक्ट वगैरह, ये बहुत अच्छे डेटाबेसेस है, एमराल्ड वगैरह, यहाँ पे बहुत अच्छा इनका कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेसेस है। तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये कैसे सर्चिंग करते हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Please, Yes, please. sir. Please. ओके ओके। तो मेरे पास स्कोपस का लॉगिन नहीं है, स्कोपस ना थोड़ा सा महंगा होता है, एक साल का स्कोपस का फीस होता है 15 लाख रुपए, तो उसका लॉगिन मेरे पास नहीं है। पर WOS जो है, वेब ऑफ साइंस, और इवन एम्बराल्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्प्रिंजर है मेरे पास, जेगेट का लॉगिन है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा पासवर्ड वगैरह कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। या उससे पहले मैं आपको गेटवे बता देता हूँ लॉगिन का, और फिर जब मैं लॉगिन करूंगा उस वक्त थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा। इसमें हम लोगों को गूगल से ही जाना है लॉगिन के लिए। यहाँ पे हूँ मैं अभी गूगल पे। अ, हाँ हाँ आम्ही त्यांना तेव्हा पलटून जाते सर वो गांड फट जाती है उसकी म्हणूनच मी काल बोललो मी लोकात ओम बोलायचं प्रकाश सर थोड़ा म्यूट करेंगे आप? ओम प्रकाश सर थोड़ा सा म्यूट करा प्लीज। ओके। ये जो लॉगिन बोल रहा हूँ मैं, नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोगों को ये असाइन होता है लॉगिन। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी सुपरवाइजर है, तो आप नागपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ये जो मैंने आपको डेटाबेसेस बताया, इसके एक्सेस के लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसको रिमोट लॉगिन कहा जाता है, और उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। तो मैं RTMNU नागपुर की जो हमारी वेबसाइट है, उसके होम पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ से गूगल से ही नागपुर यूनिवर्सिटी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ इस तरफ आप देखेंगे ई लाइब्रेरी का एक टैब है, और इसमें फिर आप देखेंगे इतने सारे सोर्सेस हैं हमारे पास, इतने सारे गेटवेज हैं, जिसमें आप देखेंगे ई जर्नल्स है, ई शोध सिंधु, बहुत ही अच्छा रिपोजिटरी है ये। मैं डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज्यादा सिर्फ क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है कि जो लगभग मैं 3 घंटे लेता हूँ, तो यहाँ से हर एक तो मैं लॉगिन नहीं करके दिखा सकता हूँ आपको, पर जो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस बोल रहे थे वो मैं यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ।
पर ये एक अच्छा है, आप करके देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमको ये फैसिलिटी है। तो ई शोध सिंधु जो है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने शोध गंगा के बारे में सुना होगा। शोध गंगा जो है ये थेसिस और डिसर्टेशन की रिपोजिटरी है, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी है। उसके बाद होता है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री जो है वो प्रपोजल्स और सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी है। और शोध सिंधु जो मैं बता रहा था, ये रिसर्च पेपर की रिपोजिटरी है। तो ये 3 रिपोजिटरीज है। आप देखेंगे यहाँ पे शोध गंगा के लिए भी गेटवे है यहाँ से। ईपीजी पाठशाला ये भी एक अच्छा गेटवे है। आप यहाँ पे ये बुक का एक रिपोजिटरी है और ई बुक्स भी है यहाँ से। तो मैं आपको डेटाबेसेस जो है उसका बता देता हूँ। तो यहाँ से ये रिमोट लॉगिन ये मैं हिट कर रहा हूँ और यहाँ आप देखेंगे रिमोट लॉगिन में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 वर्टिकल्स हम लोगों को दिख रहे हैं, और यूजर साइड टेस्ट क्रेडेंशियल्स और दूसरा है एडमिन साइड टेस्ट क्रेडेंशियल्स। तो हम तो यूजर्स हैं, तो इसलिए हमको यहाँ क्लिक करना होगा। और यहाँ क्लिक करने के बाद एक लॉगिन विंडो आएगी जिसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड फीड करना है। तो ये पासवर्ड है मेरे पास, मैं थोड़ा सा फीड कर लेता हूँ। तो फीडिंग के वक्त मैं थोड़ा सा ये स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को। पद्माकर सर थोड़ा म्यूट करा प्लीज। ओके, मेरा लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुल। स्क्रीन थोड़ी शेयर कर देता हूँ। ओके, आपको शायद ये विंडो दिख रही है मेरी। Yes, sir. ओके, यहाँ आप देखेंगे ई जर्नल्स है और ई बुक्स है। यहाँ से मैं आपको ई जर्नल्स का बता देता हूँ। ये ई जर्नल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये इतने सारे डेटाबेसेस है हमारे पास, जिसमें आप देखेंगे जो मैं बता रहा था आपको, वेब ऑफ साइंस, टेलर एंड फ्रांसिस, स्प्रिंचर, उसके बाद ऑक्सफोर्ड, जेस्टोर, जेकेट, ये सब सब बेहतरीन रिपोजिटरीज है। और यहाँ पे हम लोगों को अच्छे खासे पेपर्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको वेब ऑफ साइंस का बता देता हूँ। ये सभी के लिए प्रोसीजर मोर और लेस सेम ही है। ये जो फंक्शंस मैंने आपको बुलियन कमांड्स वगैरह बताए थे। देखिए मैं अभी वेब ऑफ साइंस के होम पेज पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वेब ऑफ साइंस का होम पेज है और यहीं पे सर्च विंडो है, ये जो दिख रही है आपको। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स फीड कर सकते हैं। मैं सपोज ऑनलाइन शॉपिंग ये फीड कर रहा हूँ और मैं सर्च करता हूँ सपोज यहाँ से। तो आप देखेंगे ये 4496 पेपर्स आए हैं वेब ऑफ साइंस के रिपॉजिटरी में, आपको मिलेंगे 4496। ओके, अगर मुझे ये बुलियन कमांड्स यूज करने हैं तो फिर से मैं आपको वो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसमें एडवांस सर्चिंग ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है ऑल फील्ड्स। ऑल फील्ड का मतलब है कि आप जो पेपर ढूंढ रहे हो, पेपर में ये कीवर्ड कहीं पे भी आया तो भी चल जाएगा आपको। और अगर आपको ये टाइटल में ही चाहिए तो आप यहाँ से ये कर सकते हो टाइटल, या फिर आप देख सकते हो टॉपिक। ये मुझे टाइटल में ही ये कीवर्ड चाहिए।
ओके। उसके बाद मैं और एक कीवर्ड फीड करना चाहता हूँ। आपको यहाँ ऐड रो में क्लिक करना होगा और यहाँ मैं सपोज थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर डाल रहा हूँ। ओके, इसमें अभी आप देखेंगे ये स्पेलिंग गलत दिखा रहा है, पर ये इंडियन सेंस में ये स्पेलिंग बराबर है। और हो सकता है कि इसके डेटाबेस में दोनों है, यानी VIOUR जो करेक्ट स्पेलिंग है एक्चुअली, पर ये गलत दिखा रहा है। और मुझे पेपर्स अगर दोनों तरीके के चाहिए, यानी जिसमें बी है वियर का स्पेलिंग BEHAVIOUR आया तो भी चलेगा, और ओ निकाल के आया तो भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एस्टेरिक्स मार्क लगा दूंगा। ओके, तो ये एस्टेरिक्स मार्क जो है, ये इसको वाइल्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये वाइल्ड कैरेक्टर, वाइल्ड कैरेक्टर और आर। ओके, ये लगाने के बाद ये दोनों स्पेलिंग ले लेगा, OUR भी लेगा और OR भी ले लेगा। और ये मुझे चाहिए इस सपोज ऑल फील्ड्स में, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, लेट अस सी। इसने देखिए मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसको लेके 19 पेपर्स दे दिए हैं मुझे। आप देखेंगे अभी बिहेवियर का स्पेलिंग आप देखेंगे यहाँ पे BEHAVIOR। आप देखेंगे इसमें कुछ डिटेल्स भी आती है कि ये जो पेपर है ये कितने लोगों ने साइट किया है, तो 218, यानी पेपर की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। इसको अगर आपको देखना है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। इसको ये हाइपर लिंक्ड होते हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे इसके पूरे डिटेल्स आ जाते हैं, इसका एब्स्ट्रैक्ट और बाकी पब्लिकेशन बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स जिसको कहते हैं, ये पूरे डिटेल्स आ चुके हैं। DOI भी यहीं पे कहीं होगा, हाँ ये DOI भी है। तो ये DOI से आप पूरा का पूरा पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो फिल्टर ऑप्शंस है आप देखेंगे, इसमें पब्लिकेशन ईयर आप देखेंगे 2021 में 3 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, 2020 में 5 पेपर्स। तो इफ सपोज मुझे सिर्फ 2020 और 2021 के पेपर्स चाहिए, तो ये सिर्फ मुझे 8 पेपर्स देगा। मैं रिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे 8 पेपर्स इसने दे दिए हैं जो सिर्फ 2020-2021 के हैं। इसमें बहुत सारे और फंक्शंस है। इसमें फिल्टर के यानी एडवांस जो क्या बोलते हैं ऑप्शंस होते हैं, ये बहुत बेहतरीन है। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप्स, ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना होगा हम लोगों को। फिल्टर्स, इसमें ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स है इसके पास, ट्रांसपोर्टेशन, लाइक वाइज सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग है यहाँ पे। इतनी लंबी लिस्ट होती है, इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो जो जो आपको चाहिए। जैसे मुझे बिजनेस रिलेटेड ही चाहिए तो ये 2 पेपर ही मुझे दे देगा। फिर ये रिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली देखिए 8 में से सिर्फ 2 पेपर पे मैं पहुंच गया हूँ। इतना ज़्यादा ये क्रिस्प होता है। उसके साथ साथ ऑथर वाइज ब्राउजिंग, यूनिवर्सिटी वाइज ब्राउजिंग आप कर सकते हो यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टाइप वाइज कर सकते हो आप, आपको अगर प्रोसीडिंग्स चाहिए या फिर आपको जर्नल आर्टिकल्स चाहिए, आपको बुक चैप्टर्स चाहिए, तो ये भी फंक्शंस यहाँ पे है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैं थोड़ा सा फिल्टर क्लियर कर लेता हूँ इसके। ओके, मेरे पास अभी ये 19 आर्टिकल्स हैं। अगर ये पूरे के पूरे 19 आर्टिकल्स मुझे एक साथ ही इसके डिटेलिंग डाउनलोड करनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइटेशन रिपोर्ट जो दिख रहा है, यहाँ से आप ये पूरा एक क्लिक पे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये इसका बिब्लियोमेट्रिक चार्ट है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में शायद आपने सुना होगा, तो उसका ये चार्ट है। यहाँ से पता चल रहा है आपको कि हम जो टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसमें 2000 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, बाद में 2006 में इसमें एक एक आर्टिकल, 7-8 इसमें एक एक आर्टिकल, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2015 के बाद जो टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उसमें ज्यादा काम हुआ है। एज यू कैन सी नंबर ऑफ पेपर सब्सटेंशियली बढ़ गए हैं 2020 में। इसके अलावा आपको इसका अगर रिपोर्ट चाहिए तो ये एक्सपोर्ट फुल रिपोर्ट जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आप डाउन क्लिक कर सकते हो। और इसको आप एक्सेल फाइल अगर आपको चाहिए तो मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ आप ओपन करेंगे तो जो 19 पेपर्स है वो 19 पेपर के डिटेल्स आपको एक क्लिक पे पूरे मिल जाएंगे। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरे टाइटल्स हैं 19 पेपर्स के, इनके ऑथर्स, सभी डिटेल्स एक ही फाइल में आ जाते हैं। इनके साइटेशंस आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा साइटेशन 304 है जो पहले पेपर को है।
इनके एब्स्ट्रैक्ट भी आते हैं इसमें। तो दिस वे वी जनरली सर्च डेटाबेसेस, और बाकी भी डेटाबेसेस का थोड़े बहुत फंक्शंस अलग होते हैं, पर मैंने जो कोर पार्ट है वो तो समझा दिया है आपको। तो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया है। वापस जाते हैं। जेगेट का भी लॉगिन वहीं से है। हाँ, जेगेट भी एक अच्छा रिपोजिटरी, और इंडिया के बहुत अच्छे पेपर्स जेगेट में मिल जाते हैं आपको। एनलिस्ट थोड़ा चेक करिएगा, आपके कॉलेज, आप जिस किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं उसमें एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन तो होगा ही। एनलिस्ट का लॉगिन जो है वो आपके कॉलेज से ही आपका कॉलेज का लाइब्रेरियन जो है वो आपको दे देगा। यानी मैंने देखा है जनरली सभी कॉलेजेस में एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन होता है। अच्छा डेटाबेस है ये भी। हाँ, आप आपके कॉलेज के लाइब्रेरियन से एक बार बात कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इसलिए होता है हर कॉलेज में क्योंकि ये नैक के लिए वगैरह लगते हैं ना, और एनलिस्ट सबसे सस्ता है। ये 5,000 ₹5,500 कुछ फी है इसकी एक साल की। और इंडियन गवर्नमेंट का आप देख सकते हो, जैसे इनफ्लिबनेट का है ये, तो इसलिए मैक्सिमम जिसमें ये रिपोजिटरी दिखती ही है। तो इसमें आपको आपके कॉलेज से ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आरएम को लेके जो सॉफ्टवेयर है वो लिटरेचर रिव्यू के मैंने आपको बता दिए। फिर क्वेश्चनर डिजाइनिंग को लेके कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। आप देखेंगे क्वेश्चनर जो है हम लोग गूगल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है क्वेश्चनर बनाने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए भी। और गूगल फॉर्म की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स भी आते हैं सर्वे एग्जीक्यूट करने के लिए। बिल्कुल सेम है, पर पॉपुलर गूगल फॉर्म है। और ऐसा मतलब नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी बना सकते हो, और ये भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली। उसके साथ साथ क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर बनाना है, अगर आपको क्वेश्चनर बनाने की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चनर अगर तैयार करना है तो उसके लिए सर्वे मंकी नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपका क्वेश्चनर तैयार भी कर सकते हो, और इसी पर्टिकुलर पोर्टल पे आप आपका क्वेश्चनर अपलोड भी कर सकते हो। और इसमें मेंबर्स होते हैं, सर्वे मंकी में लाखों मेंबर्स हैं। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चनर आपका अपलोड कर दोगे तो इनके जो मेंबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है कि ऐसा कोई नया सर्वे फॉर्म जो है वो अपलोड हो चुका है। तो जो मेंबर्स है उनको लगता है तो वो आपका फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको सर्वे करने में सुविधा हो जाती है। तो इसमें वही है कि आपको अगर नेशनल लेवल का सर्वे करना है तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया सर्वे मंकी किस लिए यूज होता है। सर्वे मंकी क्वेश्चनर तैयार करने के लिए भी उपयोग में आता है, और सर्वे करने के लिए भी आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाते हैं। और वैसे ही प्रोक्वेस भी है। प्रोक्वेस भी बिल्कुल सिमिलर प्लेटफॉर्म है सर्वे मंकी जैसा ही, पर ये पेड वाला प्लेटफॉर्म है। प्रोक्वेस पेड प्लेटफॉर्म है और सर्वे मंकी ये फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें साइन इन करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, पर ये फ्री है। तो क्वेश्चनर के सेंस में मैंने आपको बता दिया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर मैं आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ। रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए आपको शायद सुन के मालूम होगा कि रिलायबिलिटी का जो मेजर है वो है अल्फा, क्रॉन्सबैक अल्फा जिसको कहते हैं, क्रॉनबैक्स अल्फा। इसका कंप्यूटेशन कंपलसरी है। अगर आप सर्वे कर रहे हो तो इसका रिपोर्टिंग कंपलसरी है, और आपका क्रॉन्सबैक अल्फा जो है ये 0.7 से ऊपर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चनर है वो रिलायबल है। और ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर एसपीएसएस, जिसका लॉन्ग फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस नाम में है, पर ये बाकी डिसिप्लिन में भी यूज होता है। उसके बाद स्मार्ट सॉफ्टवेयर आता है जो यूज होता है आपके वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए, और रिलायबिलिटी भी निकल जाती है इससे। एमोस ये एसपीएसएस का कंसर्न है, और ये से ये खास करके स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में यूज होते हैं, और ये पेड़ है। उसके बाद जैमो भी नाम का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कर सकते हो। ये जैमो भी फ्री है, एसपीएसएस पेड सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा, जैसे नाम तो बता दिया मैंने आपको, पर ये यूज कैसे करते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन में कौन सा करूँ इसका। अभी मेरे पास एसपीएसएस भी है। अभी स्मार्ट पीएलएस का मेरा लाइसेंस लैप्स हो चुका है। मैं आपको एसपीएसएस से करके दिखा देता हूँ। ऐसे करते हैं इसका। ठीक है, मैं आपको एसपीएसएस में करके दिखा देता हूँ।
आपको मेरा SPSS की विंडो दिख रही है क्या? Yes. Yes, sir. दिख रही है। ओके। ये SPSS की मेरी होम पेज विंडो है। इसमें मैं पहले फाइल इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ फाइल में जाएंगे हम लोग और फिर ओपन और फिर डेटा। तो ये हमको एड्रेस पूछेगा कि फाइल हमने कहाँ सेव करके रखी है। लेट मी चेक कहाँ सेव ई ड्राइव में है शायद। लेक्चर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। उसके बाद SPSS प्रैक्टिकल्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का दिख नहीं रहा इस ये है। ओके। तो ये डेटा शीट ऑलरेडी मेरी तैयार है और रिलायबिलिटी टेस्टिंग जनरली हम लोग SPSS में जब करते हैं तो जो लिकट के हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसका रिलायबिलिटी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो ये डेटा ऑलरेडी मेरे पास है। आप जैसे देख सकते हैं इसका कोडिंग मैंने ऑलरेडी करके रखा है जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देना है ना, तो मैंने ये सब फाइल तैयार करके रखी है। तो मैं आपको क्रॉन्सपैक अल्फा कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। इसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे और उसके बाद स्केल में जाएंगे और इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस आपको दिख रहा है। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये AW यानी ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस को लेकर मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे अवेयरनेस ये कंस्ट्रक्ट का रिलायबिलिटी निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अवेयरनेस को लेके जो मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं ये इनपुट विंडो में लेके जा रहा हूँ मैं। ये इनपुट विंडो है। ओके। और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो मॉडल हमारा क्रॉन्सपैक अल्फा ही निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही होता है। और बाकी मॉडल्स भी है, जैसे आपने स्प्लिट हाफ के बारे में या गटमन के बारे में सुना होगा। स्प्लिट हाफ, गटमन, पैरेलल फॉर्म, ऑल्टरनेट फॉर्म जिसको कहते हो, स्ट्रिक्ट पैरेलल, ये आपकी 5 मेथड्स होती है रिलायबिलिटी की, और अल्फा जनरली निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास केस प्रोसेसिंग समरी आ चुकी है। केस प्रोसेसिंग इट इज अबाउट द सैंपल साइज। ये जो n है ये हमारा सैंपल साइज है। इस लोगों का डेटा मैंने सॉफ्टवेयर में फीड किया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉन्सपैक अल्फा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे थे हमने, तो 5 यहाँ से दिख रहा है। और क्रॉन्सपैक अल्फा कितना आ रहा है, तो 0.855, जो 0.7 से ऊपर है। यानी रिलायबिलिटी टेस्टिंग हमारी अवेयरनेस को लेके हो चुकी है। ऐसे ही अगर मुझे सपोज दूसरा मेरे पास एक कंस्ट्रक्ट है उसमें जो है एटीट्यूड, ये इसको मैं अभी वापस लेके आता हूँ। अभी एटीट्यूड को लेके मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है मेरे एटीट्यूड को लेके। इसका देखते हैं हम लोग रिलायबिलिटी कितना आ रहा है। ये भी 0.909 है। ये मेरे ही एक रिसर्च पेपर का ही है। तो ये 0.909 विच इज ग्रेटर देन 0.7। तो ये भी हमारी स्केल जो है क्वेश्चनर की एटीट्यूड की, इसका भी रिलायबिलिटी टेस्टिंग हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग SPSS में क्रॉन्सपैक अल्फा हमारे क्वेश्चनर का कंप्यूट करते हैं। चलिए वापस जाते हैं हमारे PPT में और बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। उसके बाद सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जो n है कि हमने कितने लोगों का सर्वे करना है या फिर कितने लोगों पे या कितने एनिमल्स प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंटेशन करना है, उसके लिए सैंपल साइज हमको निकालना होता है। तो उसको लेके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। आप में से जो साइंस टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इवन लाइफ साइंसेस, उसमें जी पावर नाम से सॉफ्टवेयर यूज होता है। जी पावर और ओपन ईपी, ये जो 2 सॉफ्टवेयर है ये एक्सपेरिमेंटेशन करते वक्त जो सैंपल साइज को लेके हम लोगों को कैलकुलेशन करने होते हैं उसके लिए जी पावर यूज होता है। आपको सुन के मालूम होगा, शायद आप में से कुछ लोग यूज भी कर रहे होंगे। आप में से कोई यूज कर रहा है क्या ये? आप में से कोई यूज कर रहा है ये? अच्छा, No. ये पहली, अच्छा पहली बार सुना क्या आप लोगों ने इसके बारे में?
अच्छा अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सैंपल साइज डिटरमाइन करने होते हैं, उसमें जी पावर और ओपन ईपी ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उसके बाद अगर आप सर्वे कर रहे हो तो सर्वे करते वक्त हम लोगों को सैंपल साइज कंप्यूट करना होता है, तो उसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे हैं, पर मैं एक दो करके दिखा देता हूँ आपको। एक सर्वे मंकी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद सर्वे सिस्टम राउसॉफ्ट, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाद में स्मार्ट सर्वे नाम से एक सॉफ्टवेयर है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ। एक सर्वे मंकी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और राउसॉफ्ट का भी बता देता हूँ। उसके लिए कुछ नहीं, हमको गूगल में वापस जाना होगा। सोशल साइंसेस के कुछ लोग हैं जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं जनरली, आप में से आप में कोई है क्या जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं? No, sir. पार्टिसिपेंट्स काइंडली इंटरैक्ट, सर को ठीक है। समझ में आएगा कि आप किस फैकल्टी में बिलोंग करते हैं, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन इन दैट सेंस। हाँ, तो मैं कैसे एग्जैक्टली फिर मैं वैसे फोकस कर पाऊंगा कि इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, इतने कम समय में सर सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो आप किस बैकग्राउंड से, आप सर को थोड़ा सा बताइए। सर ज्योग्राफी में करते हैं हम सर्वे बेस्ड रिसर्च। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। रिसर्च होता है। अच्छा, सर्वे बेस्ड करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि अच्छा अच्छा, तो अगर आप सर्वे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में भी बहुत बार ये यूज होते हैं सॉफ्टवेयर्स जो मैंने जी पावर वगैरह बताया। सैंपल साइज कैलकुलेटर बता देता हूँ, जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में जनरली यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं गूगल की सर्च विंडो में हूँ, और यहाँ पे मैं सर्वे मंकी सैंपल साइज कैलकुलेटर ऐसा मैंने टाइप किया है, और ये जो पहली विंडो है यहाँ पे मैं हूँ, ये मैं ओपन कर रहा हूँ। It's taking some time. ये भी लोड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ये ठीक से। ओके, ये सर्वे मंकी ये साइट है, इसमें सैंपल साइज कैलकुलेटर है। यहाँ आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको विंडो दिख रही है, कैलकुलेट योर सैंपल साइज, और यहाँ आपको तीन फिगर्स लगती हैं। एक है आपके टारगेट पॉपुलेशन का साइज, दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल, तीसरा है मार्जिन ऑफ एरर। तो इफ सपोज मुझे ये नागपुर में कोई सर्वे करना है, तो नागपुर की पॉपुलेशन जहाँ तक मेरा नॉलेज है 24.5 लाख है, 24,50,000। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल जनरली सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में 95% ही लेते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, एक तो 95 या फिर 99। तो फिलहाल मैं 95 रख रहा हूँ। और सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिकमेंडेड एरर जो है वो लगभग 3% होती है। तो जैसे ही मैंने ये तीनों फिगर्स फीड किए, आप देख रहे हैं मेरे सामने मेरा सैंपल साइज कैलकुलेट होके आया है 1067। तो आप यहाँ पे 99% पे काम करना चाहते हो तो ये सैंपल साइज बढ़ जाएगा, 1848 हो गया है। ये एरर अगर आप थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो वो 4% कर रहा हो, तो ये सैंपल साइज कम हो जाता है। पर आइडियल कॉम्बिनेशन ये 95% है और ये 3% होता है।
और ये इस पे अगर आप कुछ कम ज्यादा करते हो, जैसे ये 24.5 लाख है तो मैं इसको 30 लाख कर देता हूँ सपोज। आप देख रहे हैं सैंपल साइज चेंज नहीं हुआ है, 1067 पहले भी था, अभी भी 1067 ही है। तो पॉपुलेशन को लेके ये इतना सेंसिटिव नहीं है सॉफ्टवेयर, पर एरर और कॉन्फिडेंस लेवल को लेके ये सेंसिटिव है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम फीड है, ये सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ये, तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। ये फॉर्मूला इसमें फीड किया गया है, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके ये सॉफ्टवेयर सैंपल साइज कैलकुलेट करता है। अभी ये सब क्या है ये बताने के लिए टाइम नहीं है, और वो हमको जाना भी नहीं है टेक्निकलिटीज में, हमारा सेशन तो सॉफ्टवेयर को लेके है। तो मैंने ये एक बता दिया आपको, और एक मैं आपको रॉसॉफ्ट का बता देता हूँ, वो भी अच्छा है। बहुत सारे आते हैं, आप सिंपली ना इसमें गूगल में सैंपल साइज कैलकुलेटर ऐसा भी टाइप करोगे ना, आप देखेंगे कितने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ये तो करोड़ में कुछ आ रहे हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये सर्वे मंकी, सर्वे सिस्टम, ये पर्पल कलर के, इसका मतलब ये मैंने यूज कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो ये सर्वे मंकी का जो अभी डेमोन्स्ट्रेट किया था मैंने, सर्वे सिस्टम एक अच्छा है। उसके बाद ये रासॉफ्ट जो मैं बता रहा था, यहाँ से बता देता हूँ। ये रॉसॉफ्ट का है, और यहाँ आपको थोड़ी सी डिटेलिंग भी दी है। ये आपको यहाँ फीडिंग करनी है। इसमें आप देखेंगे पहले एरर आपको फीड करनी है, जो मैं बता रहा हूँ। 5% नहीं लेते हैं हम लोग, 3% जनरली रिकमेंडेड होता है। 3 से 5% के बीच में कुछ भी चलता है, पर लोअर साइड जितना लोगे आप एरर, उतना बेहतर रहता है। पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल 95% ही रखो है। डिस्ट्रीब्यूशन ये इसको 50% ही रखना है आपको। तो ये यहाँ पे मैं 24 लाख कर देता हूँ, नागपुर की पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने सैंपल साइज कैलकुलेट करके दिया है, ये वाला 385। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रिपोर्ट करना होता है। थीसिस में इसका नहीं सकते आप ये स्क्रीनशॉट। तो मैं इसके बारे में बता दिया। उसके बाद डेटा एनालिसिस में कौन से सॉफ्टवेयर वो भी देता हूँ। में एक टूल पैक कहते हैं, बहुत सारे फंक्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले नाम दिखा देता हूँ मैं आपको, कौन से सॉफ्टवेयर जनरली यूज होते हैं। तो MS एक्सेल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और शायद आपके पास होगा भी, सबके पास होता ही है, कंप्यूटर में MS एक्सेल है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें एक एडिंग फीचर है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, जिसका नाम है डेटा एनालिसिस टूल पैक। तो ये इसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। SPSS मैंने अभी जस्ट आपको करके भी दिखाया था, ये यूज करके भी दिखाया था। ये IBM का है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। और ये SPSS अगर आपके पास नहीं है, SPSS क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, नहीं है, आप यूज करना चाहते हो, ब्लू स्काई स्टैटिस्टिक्स के 70% फंक्शन है, और टोटली फ्री है, फ्री फॉर लाइफ टाइम है, ये अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद R आपको मालूम होगा शायद, ये भी ओपन इंटरफेस ही है, इसका भी ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थोड़ा सा R का प्रॉब्लम ये है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये यूज करती है R के बारे में, 100% आपने सुना होगा। और रिसर्च पेपर में भी आपने देखा होगा कि लोग R का यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। पर इसमें थोड़ा सा कोडिंग का प्रॉब्लम होता है, कोडिंग है और बहुत सारी लाइब्रेरीज है, तो थोड़ा सा इसको सीखना समझने को टाइम लगता है, पर है फ्री। जैमो भी 100% फ्री है। आप देख रहे हैं मेरे, अभी मैं सिस्टम दिखा रहा था मेरा आपको, आपने देखा होगा ये लाइफ टाइम का ही है, पर ये सॉफ्टवेयर बेहतर है। और ये मैं देखता हूँ टाइम कितना है, 10 मिनट है। हम लोग मेटा एनालिसिस करते हैं, आपको मालूम होगा शायद। तो मेटा एनालिसिस में जेमो ही यूज होता है, और बाकी
बाकी भी एनालिसिस के जो फंक्शंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो भी निकल जाता है जैमोवी से। आपको टी टेस्ट, एनोवा ये परफॉर्म करना है, जेड टेस्ट करनी है, कोरिलेशन रिग्रेशन करना है, ये जैमोवी से हो जाता है और ये टोटली फ्री है। हाँ, तो मैं देखता हूँ कोई एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में जैमोवी का भी करके दिखा देता हूँ आपको। स्मार्ट पीएलएस ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में यूज होता है, पेड सॉफ्टवेयर है, पर इसकी खासियत ये है, वो कोई जवाब ही नहीं, मैं तो बहुत यूज करता हूँ ये सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए। और इसकी खासियत ये है कि इसका आपको 1 महीने 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है पेड। तो इसकी 2 महीने की फी लगभग 1800 से 2000 है। मैं तो हमेशा ही करता हूँ इसका सब्सक्रिप्शन, कि मेरे वर्कशॉप भी चलते रहते हैं और मैं खुद भी यूज करता हूँ पेपर राइटिंग के लिए वगैरह। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मुझे तो बहुत बेहतर लगता है ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद एमॉस है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए। उसके बाद स्टैटा, आपने 100% सुना होगा स्टैटा के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। इसमें ना एनविवो और एन कैप्चर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। ये ना एक्चुअली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे सोशल मीडिया, इफ सपोज फेसबुक या फिर इंस्टा या ट्विटर, इफ सपोज ट्विटर में आपको मालूम है हैशटैग्स वगैरह होते हैं, और एक पर्टिकुलर हैशटैग पे आप देखेंगे कितने सारे ट्वीट्स आते हैं या कमेंट, आपके कमेंट्स आते हैं, और ये लाखों में। लास्ट टाइम मैंने जब किया था तो वो कंगना रानावत का कुछ हैशटैग चल रहा था, उसमें 22 लाख ट्वीट्स थे। तो ये 22 लाख ट्वीट का आपको एनालिसिस करना है कि कितने लोग कंगना के साथ जा रहे हैं, कि कितने उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ एनालिसिस आपको करना है। तो आप ना एन कैप्चर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, जिससे आप ये पूरे के पूरे 22 लाख जो है ये कमेंट्स एक सिंगल कमांड पे डाउन से, और फिर एन कैप्चर का इंटरफेस एन विवो के साथ है, और वो डेटा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, आपको इंपोर्ट करना होगा वो, और एन विवो से फिर वो कमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। एक बेहतर सॉफ्टवेयर है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। उसके बाद प्रिज्म, आप में से अगर लाइफ साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स होंगे तो आपको मालूम ही होगा, लाइफ साइंसेस टेक्नोलॉजी फिर यूज होता है, इसको ग्राफ पैड भी कहते हैं, आपने 100% सुना होगा ये ग्राफ पैड या फिर प्रिज्म, और फ्री है, इंपॉर्टेंटली ये फ्री है। उसके बाद टैब्ल्यू, ये डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, यानी ग्राफ्स वगैरह आपको बनाने हैं तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इवन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में आपने अगर सुना होगा, तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी टैब्लो में होता है। अच्छा सॉफ्टवेयर है पर पेड है, 24 दिन का फ्री ट्रायल वर्जन मिलता है इसका। मिनी टैब, आपने आप में से अगर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के जो एकेडमिशियंस है उनको मिनी टैब मालूम होगा, इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है ये। इसमें से मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन आपको एक दो का दे देता हूँ, एक जैमोवी का दे देता हूँ मैं आपको, और एक डेटा एनालिसिस टूल पैक का बता देता हूँ आपको। एमएस एक्सेल में ही है हम, ओके ओके। ये एमएस एक्सेल की होम पेज विंडो है, और इसमें यहाँ डेटा में डेटा एनालिसिस टूल पैक आपको ये जो दिख रहा है, इसका इंस्टॉलेशन मैं पहले बता देता हूँ। आप अगर ओपन करेंगे, आपको मालूम है क्या इसका ये डेटा एनालिसिस टूल पैक का इंस्टॉलेशन, तो शायद हमारा टाइम बच जाएगा, मैं बता दूं इंस्टॉलेशन। पार्टिसिपेंट्स इन्स्टॉलेशन माहिती मुझे असेल आवाज तर नहीं, सर पुढचं No, सांगतील sir. मग. बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, बताइए सर, अच्छा बताइए। ठीक है ठीक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। इसमें ना डिपेंड करता है आपके पास एमएस एक्सेल का या एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है। मेरे पास अभी 2019 का है, तो उसके कम रहा हूँ। या फाइल में आप जाएंगे और यहाँ जो है आपके पास अगर 2010 का भी वर्जन होगा या 13-16 भी होगा, तो भी कमांड वही है, फाइल से ही जाना है, और फाइल में 2010, 13 और 16 में यहीं पे ये ऑप्शन जो मेरे यहाँ मोर में दिख रहा है, ये आपको इसी मेन्यू में दिखेगा, ऑप्शंस। ओके, तो ये ऑप्शंस में हम लोग जाएंगे, ऑप्शन में ये एडिंग्स में आप देख रहे हैं ये एनालिसिस टूल पैक। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ नीचे आपको ये जो गो वाली बटन दिख रही है,
इस पे क्लिक करना है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने इंस्टॉलेशन करके रखा है, इसलिए चेकबॉक्स पे क्लिक है। तो आप यहाँ कर लेंगे इंस्टॉलेशन करने के लिए और ओके प्रेस कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो आप मेन्यू बार में यहाँ डेटा में जाएंगे, वो डेटा एनालिसिस टूल पैक में आप जाएंगे यहाँ, और इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये टेस्ट है। एनोवा सिंगल फैक्टर यानी वन वे एनोवा, बट टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन विदाउट रेप्लिकेशन, ये टू वे एनोवा के फंक्शंस है। कोरिलेशन एनालिसिस हो जाता है, कोवेरिएंस एनालिसिस हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाता है इसमें, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एफ टेस्ट जो फिशर की टेस्ट होती है और कंपेयरिंग द वेरिएंसेस। उसके बाद फोरियर इंजीनियरिंग में होता है हिस्टोग्राम, आप मूविंग एवरेजेस आप कंप्यूटेशन कर सकते हो टाइम सीरीज एनालिसिस का। रैंडम नंबर जनरेशन जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यहाँ से भी होता है। उसके बाद रैंक एंड परसेंटाइल्स अगर आपको निकालने हैं आपके डेटा सीरीज के तो वो निकल जाते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ से हो जाता है, सैम्पलिंग हो जाता है यहाँ से। उसके बाद टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स पेयर टी टेस्ट। उसके बाद टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस और अनइक्वल वेरिएंसेस, ये दो टेस्ट है टी की। और जेड टेस्ट भी इसमें ही है, जेड टेस्ट सिर्फ इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी, बाकी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में जेड टेस्ट मिलती नहीं है। और इंसिडेंटली इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जेड टेस्ट है और मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगता है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपको एक दो टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसमें से, आप जो बोलेंगे। एनोवा करते हैं, आप बताइए कौन सी टेस्ट करनी है। सर टी काय टेस्ट स्क्वायर टेस्ट होता है इसमें? कौन सा टेस्ट? काय स्क्वायर? काय स्क्वायर नहीं, काय स्क्वायर का इसमें फंक्शन नहीं है, पर एमएस एक्सेल में बन जाती है वो। काय स्क्वायर सर होती नहीं है है। एक्सेल में। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेशन पहले बता देता हूँ। मीन मोड वेरिएंस जो कंप्यूटेशन हम लोग करते हैं ना, जैसे मेरे पास एक ये डेटा सीरीज है, एक्स वेरिएबल है, उसका डेटा मैंने ऐसे फीड किया हुआ है, और इसका मुझे मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ये सब निकालना है, ये सॉफ्टवेयर यूज करके। तो मैं ऑब्वियसली डेटा में जाऊंगा, डेटा एनालिसिस टूल पैक में ओपन कर रहा हूँ, और इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये फंक्शन मैंने चूज कर लिया है और उसको ओके कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। तो आपको इनपुट रेंज ये पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट कर्सर हमारा यहाँ पे है, तो आपको डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपकी डेटा एरे। तो ये मैं पूरा डेटा एरे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, तो ये वेरिएबल एक्स है, उसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इनपुट रेंज देते वक्त इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेबल्स इन फर्स्ट रो मैंने लिया ना, इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो लेबल के साथ ही आ जाएगा। आपका जो भी वेरिएबल का नाम होगा, जैसे इनकम है आपका, या फिर हाइट वेट, जो भी आपके वेरिएबल के लेबल्स है, एटीट्यूड, अवेयरनेस, लॉयल्टी, वो लेबल के साथ ही हमको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इनपुट तो हमने दे दिए हैं, आउटपुट का चेक करते हैं। ये बटन को मैंने क्लिक किया और आउटपुट के लिए यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि आउटपुट कहाँ चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ यहीं पे ले लेते हैं, इसके बाजू में। आउटपुट के लिए मैंने ये एक सेल सिलेक्ट कर ली है, और मुझे क्या चाहिए ये पूछ रहा है। ये सब अभी हम लोगों को आउटपुट मिल सकता है, ये चार चीजें। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे फिलहाल तो समरी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है, मीन मोड मीडियन वगैरह। तो 13 चीजें एक साथ ये कैलकुलेट करके दे देगा हमको। यहाँ पे मैंने किया और ओके प्रेस कर रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे इसने मुझे 13 चीजें कैलकुलेट करके दी हैं, जिसमें मीन, ये डेटा सीरीज का, स्टैंडर्ड एरर एसी, मीडियन, हेलो। आवाज नहीं आ रही मैडम? हाँ हाँ, सर की आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हॅलो आशिष सर, हाँ मैडम। आवाज नव्हता येत. अच्छा, आता क्लियर आहे का मॅडम? हो आता ठीक आहे. अच्छा, ठीक आहे. मी यांना कोणतं टी टी टेस्ट पाहिजे म्हणतात ना, ये वाली टी टेस्ट में करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, टी टेस्ट के लिए आपको मालूम होगा कि हमारे पास
पास 2 डेटा सीरीज होनी चाहिए और ये दोनों डेटा सीरीज के मीन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो डेटा सीरीज है, ये बैटरी ए का लाइफ है कि कितनी देर तक, ये कितने घंटे ये बैटरी चलती है, और ये बैटरी बी के सैंपल्स है। सैंपल नंबर 1 बैटरी ए का इतने घंटे चल रहा है, दूसरा इतने घंटा, लाइकवाइज। और इसका पहले मीन निकाल लेंगे हम लोग एवरेज फंक्शन यूज करके। इसका मीन निकाल लिया मैंने और इसका मीन निकाल लेता हूं मैं। ये क्यों कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं। अभी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप मीन्स। डेटा एनालिसिस में जा रहा हूँ मैं और टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, ये जो टेस्ट है मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे ये पूछ रहा है वेरिएबल 1 की रेंज क्या है आपकी। हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक है बैटरी ए का लाइफ टाइम और बैटरी बी का लाइफ टाइम, ये वेरिएबल 2 है। तो इसमें फीड करते वक्त हमको वेरिएबल 1 वो कंसीडर करना होता है जो डेटा सीरीज का मीन ज्यादा है, इसलिए हमने मीन पहले निकाल दिया। तो ये डेटा सीरीज का मीन ज्यादा है इससे, तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये वेरिएबल 1 है मेरा और ये वेरिएबल 2 है, ये v1 ये v2। तो ऑब्वियसली वेरिएबल 1 ये जो है इसकी रेंज में यहाँ से दे रहा हूँ इसको, ब्रांड ए। उसके बाद वेरिएबल 2 की रेंज यहाँ से, ब्रांड बी। उसके बाद हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बोल रहे हैं, जीरो डिफरेंस। लेबल्स हमने लिए हैं फर्स्ट रो में, सिग्निफिकेंस लेवल उतना ही रखते हैं जनरली। यहाँ पे ले लेते हैं इसका आउटपुट, ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं आउटपुट जनरेट हो चुका है और यहाँ हमको पी वैल्यू चेक करनी होती है। और ये पी वैल्यू आप देख रहे हैं जैसे इट इज ग्रेटर देन 0.05, हम सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर करते हैं इसको, तो इसका मतलब है नल इज एक्सेप्टेड। और नल में जनरली हम लोग बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस, यानी आपका बैटरी ए का लाइफ इज इक्वल टू बैटरी बी का लाइफ हम लोग बोल रहे हैं, ये इक्वल है नल में। और ये एक्सेप्ट हो चुका है, यानी क्या, आप देख रहे हैं बैटरी ए का मीन लाइफ इतना है 43 और बैटरी बी का लाइफ 33 आवर्स है। 10 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है पर ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सॉफ्टवेयर Excuse me, sir. और भी है इसमें। हाँ मैडम। Yeah, all this is are applicable for the commerce also, na? Means in case of descriptive research. हाँ, आपके हाइपोथेसिस आपने क्या बनाया है वो एक बार देखना होगा, पर ये टेस्ट जो मैंने दिखाई आपको, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये कॉमर्स में यूज होती है, नो डाउट अबाउट दैट। Thank you, sir. Any more question? ये कैसे Ma'am, I थोड़ा want to ask one question. Yes, sir, please. Sir, you talk about that Scopus database and all, right? Right, How sir. we can check the institutional H index of particular university actually? Means in the Scopus you can check individual H index, that I know, but how to check the institutional or college H index? मैंने वो करके नहीं देखा है सर, Okay, okay, मुझे आइडिया नहीं है। okay, fine, sir, fine. हेलो 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 हाँ सर। हाँ सर, आई एम डॉक्टर आशीष शेंडे फ्रॉम मॉरिस कॉलेज। मुझे एक्चुअली कल के जो सेशन हुआ था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, वो उसका कोई डेमो आपका यूट्यूब पे है क्या? क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल कीज होती है जो हमें नहीं पता होती है, और जो कल आपने प्रेजेंटेशन जो बताया था वो काफी अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन मुझे ये जानना है उसके बारे में कि कोई शॉर्ट कीज या टेक्निकल कीज जो होती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन का कोई आपका यूट्यूब लिंक होगा तो वो हमारे लिए जरा ज्यादा यूजफुल हो जाएगा अगर हो तो। अच्छा, नहीं सर, यूट्यूब पे नहीं है मेरा वो वीडियो। मेरे वर्कशॉप्स होते हैं सर, रिसर्च विद्या नाम से मेरी खुद की एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अच्छा उसके अच्छा। अंतर्गत ये वर्कशॉप्स होते हैं। जो हमने कल कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया सर, मैंने तो सिर्फ सिंपल ट्रिक्स बताई थी आपको। जी
या फिर बट इसी जो रिफ्रेशर कोर्स में 15 मिनट का कोई डेमो आप दे सके तो 15 मिनट में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा सर, पर मैं और कल के प्लीज सेशन में फिर से हूँ आपके साथ, एक सेशन और है मेरा, जी तो जी उसमें जी टाइम रहता है तो मैं कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा आपको। यस विल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कीज अगर आप शेयर कर सकें तो हमें Yes. पीपीटी बनाने के लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक सर है, अब मैं आशीष सर लिंगे सर अभी देखिए आप अपन ही डिसाइड करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रेंड्स सर को अभी देखिए 3 लेक्चर्स आज सर के हो चुके हैं, अपन उनको और ओके एक लेक्चर दे सकते हैं एज पर द रूल। तो जो राइट लेक्चर हमने सैटरडे को प्लान किया था ऑन द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट So now you people decide whether you want topic related to ICT or the soft skill. इफ यू वांट आईसीटी तो सर को अपन ऐसे बताते उस दिन की 2 टिप्स भी बची थी जो सर का जो कल का लेक्चर था वो, और कुछ अगर डेमोन्स्ट्रेशन लगता होगा तो अपन वैसे करते हैं। मैडम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं तो अच्छा होगा, यानी आधा ये और आधा वो, ऐसा नहीं सर का इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक भी बहुत बड़ा है जिसको 3 घंटा लगता है, बट अरे मेरी मैम रिक्वेस्ट पे ICT सर ने बेटर उसको रहेगा। कंसाइज करके 1.5 घंटे में करने का हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि वो भी एक अच्छा टॉपिक है। जी जी मैडम इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा टॉपिक है। हेलो जी ठीक है हेलो सर यस sir हाँ how we can find our paper that is our material is comfortable with journals like Scopus, Springer, elsewhere. कंफर्टेबल मतलब क्या बोल रही है मैडम आप? Comfortable means हमारा जो स्पेसिफिक रिसर्च है वो एल्सवेयर में ही मीन्स पब्लिश होगा या स्प्रिंजर में ही होगा, ऐसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड्स? हॅलो सर, जर्नल पब्लिश, सिलेक्शनच्या बाबतीत थोडं जर बोलाल तर जर्नल फाइंडर्स Yes. मध्ये अच्छा अच्छा, हा, हा, जर्नल हा. फाइंडरचं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यावं लागेल सर, त्याला एक 15-20 हो मिनिटं सर सर लागतील. सर ते तेवढं जर झालं तर हो ऑलरेडी 12:40 होतात आहेत ना सर, त्याला 15-20 मिनिटं लागतील निदान जर्नल फाइंडरला. तुम्ही एक काम करा, एल्सवेअर जर्नल फाइंडर असं गुगलमध्ये टाईप करायचं. ठीक आहे, Okay. हा हा एल्सवेअर जर्नल फाइंडर असं गुगलमध्ये टाईप करायचं. जी पहिली लिंक येईल ती ओपन करायची. तिथे एक अशी इनपुट विंडो येते, त्याच्यामध्ये तो तुमचं नाव, ऑथरचं नाव, नंतर तुमचा ॲब्स्ट्रॅक्ट, कीवर्ड्स ही माहिती विचारेल तुमच्या पेपरची. ती फीड करायची आणि खालती खालती तिथे एक सर्चिंगचं ऑप्शन येतं, सर्च जर्नल म्हणून. ते क्लिक केलं की तो तुमचे ॲब्स्ट्रॅक्ट मधले जे कीवर्ड आहे किंवा जी थीम आहे, जसं आता ऑनलाईन डिटेलिंग माझी थीम आहे, तर एल्सवेअर मध्ये ऑनलाईन डिटेलिंगचे पेपर्स साधारणपणे ते कोणत्या जर्नलमध्ये पब्लिश करतात त्याचा एक मॅच काढून देतो तो, आणि पूर्ण असा एक चार्ट येतो लंबासा, ज्याच्यामध्ये एक 12-15 जर्नल तो सजेस्ट करतो आणि त्याच्यामध्ये एक मॅच येतं. मॅच म्हणजे किती पर्सेंट पर्यंत तो चान्सेस आहे की तुमचा पेपर ऍक्सेप्ट होऊन जाईल. जसं मी आता माझ्या पेपरचं केलं होतं, एक रिटेलिंगचंच होतं, त्याच्यामध्ये कस्टमर सर्व्हिस अँड रिटेलिंग नावाचं जर्नल 24% त्यांनी मॅच दाखवला होता, आणि त्याच्यामध्ये मग त्याचं इंडायसेस जे आहे की ते स्कोपसमध्ये आहे की एबीटीसी लिस्टमध्ये आहे, ते सगळे डिटेल्स तिथे येतात. त्याचा इम्पॅक्ट फॅक्टर किती आहे हे सगळी माहिती त्या तिथे येते. एकदा करून बघा तुम्ही. आणि इव्हन युट्यूबवर पण याचे व्हिडिओज आहेत जर्नल फाइंडर्सचे. Okay. ओके सर ओके. Okay sir, thank you. आणि सर हे जर्नल फाइंडर्स प्रत्येक जर्नलसाठी वेगवेगळे असतात का सर? हो हो, प्रत्येक जण, जसं आता एम्ब्रायडचं करायचं आहे तर एम्ब्रायड इन्साइटचं तुमचं वेगळं आहे, स्प्रिंजरचं अच्छा करायचं असेल तर स्प्रिंजरचं वेगळं आहे. पण हे अच्छा हा फक्त गुगलमध्ये टाकलं की येऊन जातं सर. ओके सर थँक्यू सर. थैंक यू सर. आशीष सर, एक्सक्यूज मी. हा सर. एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, जैसे एक SI हब करके आपने एक्सप्लेन किया जहां से इजीली हम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे कुछ और सर्च इंजन्स होंगे? जैसे आपने इमेल्ड का नाम लिया तो इमेल्ड के पेपर जनरली इन सब सर्च इंजन से इजीली डाउनलोड नहीं हो सकते, तो ऐसे कुछ और सर्च इंजन होंगे जिससे हम लोग इजीली डाउनलोड कर सके? स्पेशली डाउनलोड करने पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पेपर दिखते तो है लेकिन डाउनलोड नहीं होते सर, तो ऐसे कुछ और सोर्स हो जहां से पेपर डाउनलोड करना इजी जाए, बुक्स डाउनलोड करना इजी जाए, तो अगर आपके कुछ नॉलेज में है तो प्लीज शेयर करिए वो पक्का. सर ये है, ऐसे सर्च इंजिन्स है, जैसे स्काई हब है,
पर ये कितना इथिकल है इसके ऊपर थोड़ा डाउट है, इसलिए हम लोग रिसोर्स पर्सन उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते सर ओपन फोरम पे। ये थोड़ा इथिकल इश्यूज माने जाते हैं उसको। इसलिए मैं स्काई हब ओके, का तो भी पर्सनली कांटेक्ट किया डेमोन्स्ट्रेशन नहीं जाए। दिया। जी जी जी, तो पर्सनली हाँ कांटेक्ट सर, कर मैंने सकता हूँ नंबर क्या दे सर? दिया। हाँ सर, मैंने यस नंबर दे यस, दिया है, मेरा चैट बॉक्स में नंबर है मेरा। राइट सर, राइट। एनी मोर क्वेश्चन? कोणाला काही विचारायचं आहे अजून? ओके सर, मी पार्टिसिपंट सोबत एकदा डिस्कस करते की सॅटर्डेला त्यांना कोणता टॉपिक सुटेबल राहील. तसा तर आपलं ठरल्याप्रमाणे आपण इमोशनल इंटेलिजन्स कंटिन्यू करू, बट इफ त्यांची काही अजून रिक्वायरमेंट असेल तर आय विल लेट यू नो. चालेल मॅडम, इथे चालेल चॅट सर. बॉक्स मध्ये तर सगळ्यांनी EIS लिहिलंय. हो हो, आणि काही जण ICT पण म्हणतात आहे, बट हा. कारण की इमोशनल इंटेलिजन्स पण चांगला टॉपिक आहे. मीन्स तो पण त्यांनी ऐकलं तर त्यांना बेनिफिशियलच राहील तो पण टॉपिक. नक्कीच. कारण की ICT असं आहे की ते संपणारच नाही पूर्ण 22 दिवस घेतलं तरी. ठीक है हाँ, सर. थोड़ा वेळ लागतो सॉफ्टवेयर यस को। यस, आणि एका एकाचा डेमोन्स्ट्रेशन मैं इसीलिए बता रही हूँ सर के जो वर्कशॉप्स होते हैं 6-6 दिन के, छोटे छोटे पैकेजेस 3 दिन के भी वर्कशॉप्स होते हैं, तो जैसे ही मेरे पास फ्लायर आता है मैं सारे ग्रुप्स में शेयर करती हूँ. तो अभी आप लोगों का भी एक ग्रुप मेरे पास अभी बन गया है, तो मैं उसमें भी शेयर करूँगी, तो आप पर्सनली भी आपके अपलिफ्टमेंट के लिए वो वर्कशॉप्स करना चाहते तो आप कर सकते हैं. यस मैम सर प्लीज। के रूटीन यस में मैम, होते करेंगे। रहते हैं. यस, तो प्री PhD कोर्स वर्क आपके रिसर्च स्कॉलर्स को भी आप बता सकते हैं, एंड वेरी फ्रूटफुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होते हैं, और वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें. तो आप मतलब मैं तो सारे ही वर्कशॉप सर के करती हूँ, तो मैं मेरा भी ऐसा आपके एडवाइस रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी अपना नॉलेज अपडेट करने के लिए एटलीस्ट वो वर्कशॉप्स करिए. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. ठीक है. मैम प्लीज फ्लैश शेयर कीजिएगा. यस यस, डेफिनेटली आई विल गिव यू. श्योर मैम, श्योर। मैम, ओके. प्रीति मैम, यस हमें सेमिनार टॉपिक सबमिट करना है जी. मूडल एक साइट पे. एक मिनिट मॅम, मी सांगते त्याबद्दल सांगते. ओके ओके ओके. ठीक आहे सर, थांबायचं इथे लिंगे सर. हो ठीक आहे मॅडम. येस मॅम. येस सर, थँक्यू सो मच. सर सॅटर्डेला ओके, आपलं टायमिंग 1 वाजताचं आहे. हो ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे. मॉर्निंगला जमेल का सर? 11 ते 12:30? हो जमेल ना. ठीक आहे सर, मग आपण 11 ते 12:30 घेऊ. बरं चालेल ना. ठीक आहे. ओके सर, सॅटर्डेला आहे सर. ओके मॅडम. हो हो. येस. ओके ओके. मॅडम. थैंक यू सो मच सर फॉर टुडेज सेशन. ओके चलिए, Thank बाय you. बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मिलते हैं परसों. बाय थैंक यू सर. सर, थैंक थैंक यू यू सो सर. मच। Thank you, sir, थैंक यू for such a nice सर, lecture. बाय। थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू.